गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ा रहे थे आपको। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में हमने आपको मेडिसिन के फील्ड में एप्लीकेशन बताए थे। दो एप्लीकेशंस आपको कंप्लीट करवा दिए थे। फर्स्ट वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, बताया था कि हाउ कैन वी प्रिपेयर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। एंड सेकंड वन इज जीन थेरेपी। उसमें हमने एडेनोसिन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी के लिए बताया था कैसे क्या करेंगे। तो जीन थेरेपी बताई थी। तो आज हम आपको बता रहे हैं अबाउट द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या बता रहे हैं आज? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगर देखें कि अगर एक डिजीज या पैथोजन उनकी अगर हमें प्रेजेंस पता चल जाए तो टाइमली अगर पता चल रहा है तो वो डिजीज आसानी से क्योर हो सकती है। ठीक है। पुराने जो मेथड थे जैसे कि डायग्नोस्टिक, सीरम, यूरिन एनालिसिस एटसेट्रा, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन होता था, हो नहीं पाता था क्लियर कट, हमें ये जल्दी पहले से ही पता नहीं चल पाता था कि कौन सी बीमारी है। लेकिन नई टेक्निक जैसे कि एक पीसीआर सुन रखा होगा आपने। पीसीआर का पूरा नाम नोट कर लो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और दूसरा देखो, दूसरा एलिजा। ये एलिजा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड, जिसका भी पूरा नाम लिख लो, इंपॉर्टेंट है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, ये एलिजा हो गया। तो ये पीसीआर है और एलिजा है। इनके द्वारा ये वेरी इफेक्टिव टूल्स हैं जिनसे कि अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं डिजीज का। और जो रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं इनके द्वारा, वो बॉडी में जो बहुत लो कंसंट्रेशन अगर पैथोजन की है तो भी हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं डिजीज को। पीसीआर का इस्तेमाल हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, और जो म्यूटेशंस होते हैं सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में, उनमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। डिटेक्शन ऑफ मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनका भी पता हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के द्वारा लगा सकते हैं। इनके द्वारा ये पॉसिबल हो पाया है, जैसे कि पीसीआर की वजह से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए, उसके नॉन सीक्वेंस को टैग किया जाता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो कि एक्ट करता है एज अ प्रोब। बाद में क्या होता है, इसमें अब हाइब्रिडाइज एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। एक जो आपने यूज किया तो उसके सामने क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा, तो उसका क्लोन बन जाता है। अब ये क्लोन ऑफ सेल्स जो है उसका डिटेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा करते हैं। तो जो म्यूटेटेड जीन है जो कि नॉन अपीयर होता है फोटोग्राफिक फिल्म में, लेकिन प्रोब जो है विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। जो प्रोब होता है तो फाइंड नहीं कर पाता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। एलिजा टेस्ट में देखें तो जो पैथोजेंस होते हैं डिटेक्ट किए जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। किसकी प्रेजेंस से डिटेक्ट किए जाते हैं? एंटीजेंस। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं एटसेट्रा, और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो कि प्रोड्यूस होती हैं बाय द बॉडी, उसके द्वारा हम इनका पता कर सकते हैं। अब इसके बाद ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बाद आज बात करेंगे हम ट्रांसजेनिक एंटीबॉडीज की। ठीक है, ये नोट कर लिया।
ट्रांसजीनिक एनिमल्स। ट्रांसजीनिक एनिमल्स पहले समझो क्या होता है। आपने जीएमओ समझा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें प्लांट्स को जनरली हम देख रहे थे कि उनमें डिजायर्ड कोई जीन इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो कोई नया फॉर्म बन रहा था। जो एनिमल्स हैं मैनिपुलेट किए जाते हैं फॉरेन जीन के द्वारा। एनिमल्स में मैनिपुलेशन काय के द्वारा करेंगे? फॉरेन जीन के द्वारा। और उनमें एबिलिटी होती है, इससे क्या बन जाते हैं? नए ट्रांसजीनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम कारण समझें कि ट्रांसजीनिक एनिमल्स को किस कारण से बनाते हैं, क्या इनका है यूटिलाइजेशन, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इसके कई कारण हैं। जैसे पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। पहला हो जाएगा नॉर्मल फिजियोलॉजी पहला क्या हो जाएगा? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इनसे ट्रांसजीनिक जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा जो नॉर्मल फंक्शन और रेगुलेशन जो जीन्स का है उसका स्टडी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें, जो जीन इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन में, रेगुलेशन में, साथ ही साथ बायोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होता है कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर्स का। फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनकी भी स्टडी हम कर सकते हैं बाय द इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स इन अदर स्पीसीज। मतलब उन अलग जीन और दूसरे जीन्स को हम अदर स्पीसीज में इंट्रोड्यूस करा के देख सकते हैं। दूसरा देखेंगे स्टडी ऑफ डिजीज। दूसरा स्टडी क्या करेंगे? स्टडी ऑफ डिजीज। देखो स्टडी ऑफ डिजीज में आप देखेंगे ट्रांसजीनिक एनिमल्स के द्वारा हम डिजीज की भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसजीनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स के तरीके से। क्या क्या किस किस का इनसे हम स्टडी कर सकते हैं? कैंसर का कर सकते हैं, कैंसर के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपने सुना होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसकी भी स्टडी हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बता रहे थे एल्जाइमर का, तो एल्जाइमर की भी स्टडी हम ट्रांसजीनिक एनिमल्स की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तीसरा देखेंगे बायोलॉजिकल क्या देखेंगे? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स समझो जीन्स कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इंसर्टेड किया जाता है और उनसे ट्रांसजीनिक जो एनिमल्स प्राप्त होते हैं वो मदद करते हैं ट्रीट करने में कुछ ऐसी डिजीज जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें कि जीन जो होता है ह्यूमन प्रोटीन, एक जीन होता है ह्यूमन प्रोटीन जो बनाता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जिसका इस्तेमाल करते हैं हम, कल बता रहे थे हम एम्फीसीमा में एक डिजीज होती है लंग से रिलेटेड होती है, उसको क्या कहते हैं? एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए करते हैं। ये इंसर्ट किया जाता है ट्रांसजीनिक एनिमल्स में। सिमिलरली जीन्स जो होते हैं जो कि इसी तरीके से हम जो PKU होता है जिसे कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा ह्यूमन अल्फा लैक्टैल्बुमिन, यहां देखो ह्यूमन अल्फा लैक्टैल्बुमिन एल्ब्यूमिन, जो अल्फा लैक्टैल्बुमिन है एक जीन होती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन से
और उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक कराया गया किसके में, काउ जिसका नाम रूजी, एक काउ है जिसका नाम रूजी। 1997 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट टाइम। और इससे जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसमें ये ह्यूमन प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन की वजह से ये जो मिल्क होता है न्यूट्रिशनली देखें तो मोर बैलेंस्ड होता है, बहुत ज़्यादा बैलेंस अच्छा होता है फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, मानव के इस्तेमाल के लिए, ह्यूमन बींग्स के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वैक्सीन सेफ्टी या सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। इसमें देखो जो ट्रांसजीनिक माइस होते हैं उनको डेवलप्ड किया जाता है, काय के लिए किया जाता है कि जो वैक्सीन होते हैं उन वैक्सीन का ट्रायल पहले उन्हीं के ऊपर किया जाता है। जब वैक्सीन के इफेक्ट्स जब हमें लगते हैं कि ठीक हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उससे हम ये कर सकते हैं। यानी जो पोलियो, फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो पोलियो वैक्सीन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया किन में, उनको टेस्ट किया गया ट्रांसजीनिक माइस में, और फिर इसके बाद ओपीवी दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन उसमें आई, ट्रायल में आई। तो सबसे पहले ट्रायल किस पे किए गए, ट्रांसजीनिक माइस के ऊपर किए गए। इसके अलावा और भी है जैसे केमिकल टेस्टिंग, सेफ्टी टेस्टिंग है। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में करेंगे क्या, सर्टेन चीज को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है एनिमल्स में, जिनसे कि क्या होता है उनके अंदर वो मोर सेंसिटिव वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे केमिकल्स जिनका पता हमें बाद में पता चलता है 2, 4, 10 साल बाद कि ये कार्सिनोजेनिक है या ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे एनिमल्स जो ट्रांसजेनिक होंगे उनमें वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव होने की वजह से हमें समय रहते पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी ड्रग्स, कौन सा केमिकल हमारे लिए खतरनाक है, तो उस पर बैन लगा के उसको हम बंद करवा देंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।